मैं नीरज पटेल आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपको अभी इससे पहले लेक्चर हुआ था उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में यानी वायुमंडल के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और अब हम लोग बात करेंगे ओजोन परत के बारे में। और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता रहता है, तो इसी सारी जितने भी इस टॉपिक से कंफ्यूजन है उनको दूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले अगर जो हम लोग ओजोन की बात करें तो आपको जानना है कि जो ओजोन है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के जो है तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, यानी कि तीन अणु आपस में जुड़ते हैं तो इससे बनाते हैं O3 और इसी को कहा जाता है ओजोन। और ओजोन क्या है अगर जो आपसे पूछा जाए तो एक क्या है, गैस है। क्लियर। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ओजोन गैस के बारे में, तो जो ओजोन है ये ग्रीस भाषा का शब्द है, यानी कि ग्रीक में इसको क्या कहा जाता है, ओजिन कहा जाता था। क्या कहते थे, ओजिन। तो अगर जो पूछा जाए इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो ओजिन शब्द से हुई है। क्लियर। और जिसका मतलब होता था सूंघना। क्या होता था, सूंघना। ये इसका मतलब है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, सूंघने में तो प्रयोग करते हैं, उसको सांस लेते हैं और उस सांस के थ्रू अंदर जाएगी और उसके बाद क्या है, कार्बन डाई के रूप में बाहर निकलती है, क्योंकि कार्बन से जाके और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, सूंघना। क्लियर। तो ये किस शब्द से बनी है, ओजिन से। इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की। अब देखेंगे जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस। सबसे पहले अगर जो ओजोन गैस के बात हम लोग करें तो है 1839 की बात है। तो कब की बात है ये, 1839 की बात है। और जो है क्रिश्चियन फेडरिक एक साइंटिस्ट थे और स्नोबॉल, ठीक, क्या नाम था उनका, क्रिश्चियन फेडरिक बॉल, इन्होंने खोज की थी। ओजोन गैस की पूछी जाए खोज किसने की थी, तो ओजोन गैस की खोज 1839 में क्रिश्चियन फेडरिक स्नोबॉल ने की थी। क्लियर है। और ये अगर पूछा जाए, कभी कभी साइंटिस्ट को पूछता कहाँ के थे, तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। क्लियर है। अब देखा जाए सबसे बात, फिर जो है हम लोगों ने क्या किया कि जो है आप लोग एक नाम सुनते हैं डॉप्सन का। किसका नाम सुनते हैं, डॉप्सन का। काफी पेपर में आता है, एक डॉप्सन यूनिट है। ठीक, तो अगर जो हम लोग उससे पहले, डॉप्सन से भी थोड़ा पहले बात है 1913 की। कब की बात है, 1913 की बात है। और फ्रांस के वैज्ञानिक थे फैब्री चार्ल्स और हेनरी, ठीक, बुसोन। कौन थे, तो 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक। ठीक, तो उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक, ठीक, उनका नाम क्या था, फैब्री चार्ल्स। फैब्री चार्ल्स, क्या नाम था, फैब्री चार्ल्स। क्लियर। और दूसरे थे, उनका नाम क्या था, तो हेनरी बुसोन। क्या नाम था, हेनरी बुसोन। ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि ओजोन परत के, कहा कि जो ये ओजोन गैस है ये इन्वायरमेंटल में फैलकर इसने क्या किया है, कुछ दायरा एटमॉस्फेयर का कवर कर रखा और एक चादर के रूप में फैली हुई है, तो इसी को ओजोन परत कह देगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर देखा जाए ओजोन की गैस और परत में डिफरेंस है। यहां पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की डेंसिटी जब है, यानी मॉलिक्यूल पास पास आके और एक चादर नुमा जो है संरचना बना लेते हैं, तो उसको ओजोन परत कहा जाता है। तो ओजोन गैस की खोज क्रिश्चियन फेडरिक स्नोबॉल ने की थी। और ओजोन परत की खोज के बारे में किसने, तो फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे जो नेक्स्ट है हमारा, उस पर बात करेंगे। बात कर रहे थे हम लोग, अगर देखा जाए डॉप्सन की। किसकी बात कर रहे थे, डॉप्सन की। क्लियर। तो हम लोग अभी डॉप्सन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनके बारे में एक पॉइंट ये आपको जानना कि 1958 से ले 1900 जो है 28
1928 से लेकर और 1958 के बीच संसार की अगर बात की जाए पूरे विश्व में, तो के बीच विश्व में इन्होंने क्या किया था कि जगह जगह पर ओजोन केंद्र स्थापित किए। ठीक, जिसमें क्या है ओजोन के बारे में जो पूरा क्या है जानकारी दी जाती थी और उसके बारे में बताया जाता था, उसके क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए और क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट है, क्या डेमेरिट, इनके बारे में। और एक पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ था पूरे विश्व में और ये नेटवर्क आज भी काम कर रहा है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया कि बात है जो डॉप्सन थे, इन्होंने बताया ठीक कि जो है एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक, ये एक जो है इन्होंने क्या किया, तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इस यंत्र की इस सहायता से इन्होंने क्या किया, ओजोन परत की मोटाई के बारे में बताया। इसी वजह से जो ओजोन परत है पूछा जाता, ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें नापते हैं, तो मोटाई नापते हैं डॉप्सन में। किसमें नापते हैं? डॉप्सन में, डीयू कहते हैं इसको, ठीक, शॉर्ट में। तो ओजोन परत की जो मोटाई किस यूनिट में नापते हैं, अगर यूनिट पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉप्सन। और यंत्र पूछा जाए तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर है? पॉइंट समझ पा रहे हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बात करेंगे, इसी में देखेंगे। तो जो है स्पेक्ट्रोमीटर से क्या किया, इन्होंने मोटाई बता दी। अब ये मोटाई होती जो है कितनी है, तो इन्होंने बताया कि जो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं ये जब जुड़कर O3 बनाते तो इनकी आती है डेंसिटी। इसमें मेजर क्या किया जाता है, घनत्व को मेजर किया जाता है। ये डेंसिटी बताते हैं, ठीक, पर क्यूबिक एरिया में डेंसिटी बताई जाती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। ठीक, तो ये घनत्व को मेजर करते हैं, यानी कि डेंसिटी को मेजर करते हैं, डेंसिटी को मेजर करते हैं ये लोग। ठीक, अब ये डेंसिटी होती जो है कैसे आती है, तो डॉप्सन में जब इस डेंसिटी को मेजर किया जाता तो इन्होंने बताया कि ये 200 जो डॉप्सन है से लेकर और 500 डॉप्सन के बीच होगी। ये डेंसिटी कितनी आएगी, तो ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन से 500 डॉप्सन के बीच होती है। ठीक, और इसके बाद इन्होंने बताया कि अगर जो ये मोटाई 200 डॉप्सन से कम हो जाएगी तो इसी को ओजोन छिद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओजोन छिद्र। क्लियर? लेकिन जब यहाँ ओजोन छिद्र की बात की है तो हम लोग इसी में बात करेंगे। बात है 1985 की। 1985 की अगर हम लोग बात करें तो फॉरमैन एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? फॉरमैन। ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले क्या है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है ओजोन छिद्र को देखा था। क्लियर? ओजोन छिद्र को जो है इन्होंने कहा देखा था, ठीक, तो ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर कहीं कहीं मिलता है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में ये छिद्र देखा गया। क्लियर? अभी बहुत तेजी से जो है इस पर काम हो रहा है कि ओजोन परत का क्षरण कैसे रोका जाए। ठीक, और इस वजह से 2000 के बाद देखा जाए तो ये आ रहा है कि ओजोन परत में बड़ी तेजी के साथ सुधार हो रहा है। 2000 अगर हम लोग बात करें 30 तक ये बताया गया है कि 1 से लेके और जो है 3% का सुधार जो है इसमें केवल कमी रहेगी। और 2060 तक जिस तरह से कार्य हो रहा है इस पर 2060 तक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, कहीं भी ओजोन छिद्र धरती पर नहीं रहेगा। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग इसी में आगे बात करेंगे। उस पर देखा जाए ओजोन गैस हम लोगों ने जो बात की है इस पर बात करेंगे, देखेंगे कि जो है क्या इसके हैं और कैसे क्या है इसका महत्व और क्या इसका जो है हमारे लिए जीवन में ये अपना अहम रोल कैसे अदा करेगी। तो देखेंगे जब हम लोग ओजोन कहते हैं तो इससे पहले जो वीडियो आपको पढ़ाया गया तो हम लोगों ने एक बात की थी इसमें कि
हम लोगों ने इस वाले से पहले हम लोगों ने क्या किया था, वायुमंडल की परतों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि क्षोभ मंडल, ठीक, और इसके बाद दूसरा बताया गया था कि समताप मंडल, फिर ये सारे जो है इस मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। लेकिन हम लोग यहाँ केवल दो पर समझेंगे। आपको एक बात बताया गया था कि जो क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी वाला पार्ट था उसको कहते थे ट्रोपोपॉज। क्या बताया गया था, ट्रोपोपॉज। जो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो ये 0 से लेके और 13 किलोमीटर एवरेज हाइट है यहाँ तक के फैला है। तो जो ट्रोपोपॉज है यहाँ पर भी ओजोन गैस पाई जाती है, और ओजोन गैस क्या है, यहाँ पर जो है एक परत बनाती है, इसको हम लोग कहते हैं बैड ओजोन। क्या कहेंगे, बैड ओजोन। क्लियर है बात। तो अगर जो हम लोग बैड ओजोन के बारे में जानेंगे, और इसके बाद जब आप समताप मंडल में चलते हैं तो आपको बताया गया था कि ये 10 से जो है शुरू होगी और जो है आपका 40 इसके बीच, ठीक, 10 से लेके 40 के बीच, यानी कि जो समताप का निचला पार्ट है यहीं पर जो है पाया जाता है ओजोन, ठीक। और ओजोन जो है एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, रासायनिक क्रिया से निर्माण होती है। इसलिए इस ओजोन परत जिस मंडल में पाई जाती है समताप के, उस भाग को हम लोग रसायन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन मंडल। बहुत ही जानने की चीजें हैं कि समताप मंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, रसायन मंडल। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, केमिकली प्रोसेस होती है नेचुरली, इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। क्लियर। मानव का जो भी हस्तक्षेप आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे, जो मानव का हस्तक्षेप है वो ये है कि उसने क्या किया कि बहुत लग्जरियस लाइफ जीता है, एसी का प्रयोग करता है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करता है जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, और फिर है हेयर ड्राई लगाता है, वहां से ये सारी मड है यानी कि कीचड़, दलदल, और उस दलदल से क्या निकलती है, मीथेन गैस। क्लियर है बात। तो अगर देखा जाए एसी चलाता है, यहाँ से सीएफसी निकलती है, और यहाँ से फिर से एचएफसी निकलती है, और फिर यहाँ से देखा जाए दलदल से मीथेन निकलती है, और यहाँ से जो है इसमें हेयर ड्रायर से ब्रोमीन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये सारी चीजें वहां पर क्या है, इफेक्टेड डालती है। तो ह्यूमन का हस्तक्षेप मात्र इन जो है साधनों से है। हम लोग इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। जो ये बैड ओजोन है, ओजोन दो तरह से, अब इसका लाभ भी है और हानि भी है। सबसे पहले देखेंगे लाभ जो है समझेंगे, ठीक। तो देखेंगे लाभ के बारे में अगर जो बात किया जाए तो आपको बताया जाता है कि अल्ट्रावायलेट रे को जो है ये क्या करती है, रोकती है। और हानि हम लोग बात करेंगे तो जो ये ट्रोपोपॉज में पाई जाती है, ये क्या करती है कि जब इसका विघटन होता है तो ये क्या करती है कि पर्यावरण के ताप को बढ़ा देती है। क्या करती है, ताप को बढ़ा देती है, जिससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं क्रिएट होती। अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। बस केवल यहाँ थोड़ा समझ आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बैड ओजोन क्या है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जो है ओजोन का निर्माण कैसे होता है, और उसका जो है कैसे उसका जो है क्षरण होता है, फिर मानव का उसमें क्या दखलंदाजी है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपको यहां से देखेंगे, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है यहां से आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, ठीक। अगर देखा जाए उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ आते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक, जिनको कहते हैं पराबैंगनी किरणें। क्लियर। जब ये वहां सूर्य से चलती हैं और इसके बाद ये सब क्या है, जब समताप मंडल में कहा जो ओजोन गैस पाई जाती है, ये ओजोन पर वहां पर आएंगी, क्लियर, और उससे टकराएंगी तो ये सब रासायनिक क्रिया करेंगी, ठीक। ये पराबैंगनी क्या करेंगी, रासायनिक क्रिया करेंगी। क्लियर। अब अगर जो हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस की बात करें तो ये अल्ट्रावायलेट जो रेस है वो आपको बताया जाता है ए, बी और सी। तो जो सबसे खतरनाक होती है वो सी होती, दूसरे नंबर पर बी आती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड नंबर पर आपका क्या आता है, ए आता है।
क्लियर। तो ये 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं। जब ये पहुंचती हैं यहाँ पर ओजोन परत से टकराएंगी तो रिएक्शन करेंगी। तो आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन के जो है 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तब ये बनती है। तो सबसे पहले की जो है ये बनते कैसे हैं, तो देखेंगे जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, ठीक, समझेंगे, और इसके बाद समान टेम्परेचर होगा, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट है और लाइट नहीं है, तो वहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में 2 जुड़ेंगे तो बनाएंगे O2। इसके बाद एक मॉलिक्यूल बाद में फिर जुड़ेगा तो बना देगा O3। क्या बनाएगा? O3, ठीक। अब दिन की प्रोसेस समझ लेते हैं। तो जब यहाँ पर रासायनिक क्रिया समताप मंडल में होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रसायन मंडल। हम लोगों ने वहां पर बात की थी ना अभी कि जो है ये रसायन मंडल में पाई जाती है। समझ पा रहे हैं क्यों कहते हैं रसायन मंडल? क्योंकि यहाँ पर क्या है, केमिकल प्रोसेस हो रही है। अब क्या होता है, जब केमिकल प्रोसेस होगी, और ये कब होगी केमिकल प्रोसेस? ये दिन में है, जब सूर्य खूब गर्मी है, टेम्परेचर है ज्यादा, तो क्या करती है कि ये ऑक्सीजन में टूटेगी और एक मॉलिक्यूल फ्री कर देगी। क्लियर। और जैसे ही वो कहते हैं ना कि जो है एकता में बल है, अभी 3 मॉलिक्यूल जुड़े थे, अब एक फ्री हो गया। जैसे एक मॉलिक्यूल फ्री होगा, बस कहते हैं कमजोर को हर आदमी दबाने की कोशिश करता है, तुरंत यहाँ पर क्या है, दबाने। हर जो मॉलिक्यूल यहाँ इन्वायरमेंटल में जो है मानव जो है निर्मित जितने भी ये प्रोडक्ट है आ रहे हैं, ये अपना प्रेशर शुरू करते हैं। लेकिन पहले हम लोग एक प्राकृतिक घटना, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये प्राकृतिक घटना है और इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं। आप समझेंगे इसमें O3 जो है, तो ये क्या करेगा, O2 में टूट जाएगा और एक मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा। फिर क्या करेगा, जब ये मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा, इसी को कहते हैं ओजोन क्षरण कहा जाता है। ये है नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई नुकसान अभी नहीं है क्षरण में। क्लियर। आप देखिए सूर्य हमेशा क्या पृथ्वी घूम रही है, तो आपको पता है कि जो है धरती 23.5 डिग्री झुकी है और इसके बीच से इक्वेटर लाइन गुजरी। तो जब ये धरती, उसके बीच से एक ज्यामितीय लाइन, अब क्या करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी बटी हुई। किसमें बटी हुई है? इस तरह से हम लोग बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी है। अब सूर्य जो है यहाँ पर फिक्स है, धरती क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व घूमेगी, तो ये पार्ट पहले आएगा। अब यहाँ पर दिन है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस चलेगी केमिकल रिएक्शन में, ऑक्सीजन और जो है इसमें में फ्री होगा। क्लियर। तो ये दिन में क्षरण शुरू है। जैसे ये घूम जाएगा, अब सूर्य क्या, ये वाला पूर्व पश्चिमी वाला पार्ट सूर्य के सामने आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो रात में फिर क्या हो जाएंगे, O2 और O फिर मिलकर क्या बनाएंगे, O3। O और O2 मिलाकर क्या बना रहे हैं, O3। इस तरह से O3 का फिर निर्माण हो रहा है। तो ओजोन परत का निर्माण कब हो रहा है, रात में हो रहा है। क्लियर। और ये दोनों प्रोसेस क्या है, दिन और रात में होती है। तो दिन में क्षरण होता है और रात में क्या है, निर्माण हो रहा। और ये प्राकृतिक कैसी केमिकल एक रिएक्शन है, नेचुरल केमिकल रिएक्शन चल रही, मानव की कोई दखलंदाजी नहीं। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से घाटा कैसे शुरू होगा। अब ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, यहाँ से चलाएगा AC और यहाँ से चलाएगा वो साथ में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, हेयर ड्राई, ये बहुत सारे जो है साधनों का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ से निकल रही है CFC, यहाँ से निकल रही HFC। हम लोग अभी आपको वायुमंडल में प्रदूषण करने वाले घटकों के बारे में इससे वाले पहले वीडियो में बात की थी, वही अब घटक यहाँ शुरू। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दलदल खूब होता है, तो यहाँ से मीथेन जा रहे हैं, यहाँ से NOx, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है यही जाके यहाँ जो है ट्रोपोपॉज में ओजोन का निर्माण कर रही है। और इसीलिए इसको बैड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निर्माण करेगी तो टेम्परेचर बढ़ाएगी और कुछ नहीं। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या यहाँ पर क्रिएट होगी। क्लियर। इसलिए इसको बैड कहते हैं। अब देखेंगे तो ये जब पहुंच जाएंगे तो फिर से यहाँ पर अब एक तो केमिकल जो प्राकृतिक ने जो दिन में हो रहा था वो थी प्राकृतिक घटना, और अब ये शुरू हो जाएगी मानव निर्मित एक घटना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक सब देखा जाए कि अब 2 पार्टों के बीच में
गेहूं पिस रहा, साबुत नहीं बचेगा। ऊपर से भी एक प्रोसेस हो रही प्राकृतिक और इधर से मानव, इसी वजह से ओजोन छिद्र हुआ। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले समझा जाए यहाँ पर, तो वो अभी आपको बताएगा कि एसी का प्रयोग कर रहा है तो CFC निकल रहा है। क्लियर? और दूसरा अगर देखा जाए वो प्रयोग किसका कर रहा है, फ्रिज का कर रहा है, फ्रिज का, और यहां से HFC निकल रहा है। अब ये इन्वायरमेंटल में जाएगी तो यहां पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मतलब O3 ओजोन से रिएक्ट करेगी। क्लियर? किससे रिएक्ट करेगी? ओजोन से। क्लियर है? तो समझेंगे यहां पर सबसे पहले जब पहुंचेगी यहां पर तो ये क्लोरीन को फ्री कर देगी। ठीक, इसके बाद है फ्लोरीन को फ्री कर देगी। एक कार्बन का बचा मॉलिक्यूल तो ये क्या करेगी, कार्बन के मॉलिक्यूल को लेके CO2 बना देगी इस तरह से। तो ये हो गया क्लोरो और ये हो गया फ्लोरीन। तो क्लोरीन को अलग कर दिया इसने, फ्लोरीन को अलग कर दिया और किसको अलग कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। क्लियर है बात? अब देखेंगे जब ये जुड़ेगी HFC से जुड़ेगी, ठीक, तो वहां पर देखेंगे सबसे पहले ये हाइड्रोजन के साथ आएगी और हाइड्रोक्साइड बना देगी। अब देखिए जब आप अम्ल वर्षा पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब का चीज होता है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर भी फ्लोरीन मुक्त कर देगी। एक बचा कार्बन का ऑक्सी तो इस जो है इससे CO2 बना देगी। देखिए CO2 अभी आपको बताया गया था ना कि ग्लोबल वार्मिंग जो बैड हम लोगों ने बात किया था वो जो ये है, यहाँ पर इस तरह के जब प्रोडक्ट आने शुरू हो जाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके टेम्परेचर बढ़ाती हो, ग्लोबल वार्मिंग में अहम भूमिका निभाती है। क्लियर? अब देखेंगे जो ये CFC है और HFC है, ये दोनों क्या है, जब एक टन जो CFC है वो बराबर जाके 5000 टन CO2 के बराबर हो जाती है, CO2 के बराबर हो जाती है, यानी कि इतना जाके कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करेगी। क्लियर है बात? अब यहां से समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे दलदल से निकलती थी मीथेन, मीथेन जाके मिलेगी O3 के साथ। अब ये क्या काम करेगी, तो देखेंगे सबसे पहले कार्बन के दो, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल कार्बन के साथ जुड़ेंगे और बनाएंगे CO2। समझ पा रहे हैं? और इसके बाद यहां पर जो है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक बचा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसके साथ जाके बना देगा जल। और ये जल कैसा है, ये जल लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि गैसेस फॉर्म में, और हम लोग क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। और जल वाष्प भी जाके क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग में अहम भूमिका निभाती है। तो देखिए CFC या HFC कोई नुकसानदायक गैसें नहीं है, बल्कि इनके द्वारा जो बाई प्रोडक्ट आ रहे हैं वो नुकसान कर रहे हैं हमारे नेचर को। इसी वजह से हम लोग इनको पोल्यूटेंट के रूप में कुछ जाने जाते हैं। अगर ये नुकसान करते तो आदमी कभी AC में सोता नहीं, कभी फ्रिज चलाता ही नहीं। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बना, और जब इसके बाद देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। वही आपको बताया गया था कि हमारे इन्वायरमेंटल में 0.005% कार्बन जो है हाइड्रोजन भी पाई जाती है, जबकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, ब्रह्मांड यूनिवर्स में रहती है। ठीक, तो ये सारे जब रिएक्शन होंगी, ये सारा चीज होगा, तो अब यहां से होगा क्या, और ये ओजोन खत्म। जब ओजोन खत्म तो हम लोग इसी को ओजोन क्षरण कह देंगे या ओजोन छिद्र कह देते हैं, इंग्लिश में ओजोन लेयर डिप्रेशन बोल देते हैं। क्लियर है बात? जब ओजोन छिद्र होगा, ठीक, तो इससे इफेक्टेड क्या रहेगा। अब ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्यों है, क्योंकि धरती का जो झुकाव है वो क्या रहता, 23.5। तो सूर्य के सबसे इक्वेटर लाइन पर हमेशा सूर्य का प्रकाश चमकता है, और सूर्य का जो मोशन रहता है वो हमेशा कर्क, भूमध्य और मकर के बीच रहता है। ठीक, लेकिन हम लोग जब दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा मकर पर ज्यादा जल राशि है,
और जब जल राशि यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और दिन में टेम्परेचर बढ़ता है तब ये मॉलिक्यूल टूटते हैं। इसीलिए दक्षिणी ध्रुव की तरफ ज्यादा ओजोन छिद्र की घटना पाई गई। समझ पा रहे हैं बात को? क्योंकि आपको बताया जाता है कि जो धरती है हमारी, तो इसका जो है 60 से लेके और जो है 70% जो था वाटर बॉडी है वो किसकी तरफ है, वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है। और जो है थल पार्ट जो है वो कहाँ पर है, सबसे ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में। तो जल राशि सबसे ज्यादा कहाँ पर, वही कहीं कहीं की बुक्स में 80% मिलता है कि वाटर बॉडी दक्षिण ध्रुव की तरफ है। समझ पा रहे? तो जल वाष्प यहाँ से क्रिएट होगी। और चूंकि अगर देखा जाए 20% ही थल पार्ट क्या है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि ये बीचों बीच है इक्वेटर लाइन, ऊपर थल पार्ट है, नीचे पानी है, इसी वजह से फिर मकर रेखा भी है। और ऊपर जाएंगे तो केवल कर्क रेखा। तो ऊपर धरती का मौसम कम है, नीचे ज्यादा, क्योंकि ये झुकी हुई है। तो यहाँ पर ज्यादा इंक्लिनेशन की वजह से दबाव, सूर्य के टेम्परेचर का जो है यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर जलवाष्प ज्यादा आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा दिन में, तो ये प्रोसेस होगी। इसी वजह से दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा जो है छिद्र देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं इस बात को। सबसे पहले देखेंगे ओजोन छिद्र होगा। तो ओजोन जब छिद्र होगा तो इसमें एक चीज निकल के ये सामने आई कि जो है जब ये अल्ट्रावाइट रे, जो पराबैंगनी किरणें आपको बताएंगे, धरती तक डायरेक्ट चल जाएंगी। क्योंकि अब क्या है, जो ये केमिकल प्रोसेस हो रही है, ये क्या हो रहा है, आधा केमिकल प्रोसेस ये कवर कर रही है, आधा केमिकल प्रोसेस है। तो अल्ट्रावायलेट जब है रे नीचे आएंगे तो यहाँ पर फैलेगा रेडिएशन। क्या फैलेगा? रेडिएशन फैलेगा। ठीक, जिससे क्या होगा, इसके इफेक्ट क्या होंगे? सबसे पहले अगर देखा जाए जो मानव है या पौधे हैं, प्लांट्स, ठीक, या ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो जो मानव की त्वचा है ये क्या हो जाएगी, इसके रेडिएशन से इफेक्ट होगी, झुलस जाएगी और उसी को हम लोग कह देंगे कैंसर। तो मानव में त्वचा कैंसर होने का खतरा। पौधे जैसे इसमें हम लोग बात करें जो सॉफ्ट वुड होते हैं, जो पौधे जिनकी लकड़ियां बहुत ही मुलायम होती है, हार्ड वाले नहीं, तो ऐसे में जो सॉफ्ट वुड होंगे तो इसमें क्या है, और सॉफ्ट वुड सबसे ज्यादा कैसे वनों में, इनको कहते हैं कॉनिकल फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? कॉनिकल फॉरेस्ट। हिंदी में कहते हैं शंकुधारी वन। क्या कहते हैं? शंकुधारी वन। ऐसे इनके भी प्लांट्स इफेक्टेड होंगे। ठीक, और जो है, और इन दोनों में क्या हो जाएंगे, रेडिएशन की वजह से जीन में भी इफेक्ट आएगा। क्लियर? और अगर जो जीन में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं। ठीक, और हम लोगों को बताया जाता है ना कि वो जो 23वां जोड़ा होता है लास्ट वाला, उसमें अगर जो कहीं कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो कभी कभी व्यक्ति में अंग ज्यादा बढ़ जाते हैं, व्यक्ति अपनी हाइट से ज्यादा लंबा हो जाएगा, कभी कभी कम होगा तो बॉडी का कोई पार्ट का कोई अंग कम रह जाएगा, तो उसी को विकलांगता कहते हैं। तो उसमें क्या है, इसको शारीरिक विकार बोलते हैं। तो शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, किसकी वजह से? जीन की वजह से, डीएनए इफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सारे इफेक्ट होते हैं ओजोन छिद्र से। अगला बात, अभी आपको यहाँ समझ में कुछ आ रहा होगा, जब भैया यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे जलवाष्प खूब बन रहा है, इससे क्या होगा, पर्यावरण का तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तापमान भी बढ़ेगा। यानी कि हम लोग एक डायरेक्टली बोले तो ये ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना रोल जो है इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर? तो ये ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना प्रभाव दिखा रही है। तो अब क्या है, इसको हम लोग क्या है, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन में भी अपना प्रभाव दिखा रही है। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा जाए इसके लिए क्या किया गया। अब ये सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले जब कोई समस्या आती है, ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे इसी, तो देखेंगे जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले होता है कि व्यक्ति जो है क्या होना चाहिए,
व्यक्ति को जो है जागरूक होना चाहिए। पहले उस समस्या के बारे में हमको विधिवत जानकारी होनी चाहिए और इसके बाद उस समस्या से बचने का जो है क्या करना चाहिए, हमको जो है उपाय ढूंढना चाहिए। क्लियर। तो इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए बात है ठीक 16 सितंबर की, ठीक, और 1987 की बात है, 1987 की बात है। और 1987 में हम लोग जब उत्तरी अमेरिका आपको पढ़ाया गया था महाद्वीप, तो वहां पर बताया गया था कनाडा के बारे में। तो और जो है अगर हम लोग बात करें, ओरिएंटो झील से एक नदी निकलती, उसका नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस, ये नदी है। इसी सेंट लॉरेंस नदी में एक द्वीप है और उसको कहते हैं मॉन्ट्रियल। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल। ठीक, क्या कहा जाता है? तो मॉन्ट्रियल कहा जाता है। और यहां पर जो है क्या किया गया, ओजोन को संरक्षित करने के लिए यहां पर एक सम्मेलन हुआ, इसीलिए इसको बोल देते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर है। और इसमें क्या किया गया, ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई, ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई। क्लियर है। तो ये पूछा जाता है कि जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के। और ये 16 सितंबर की बात है, इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस, इसका मेन मतलब है कि लोगों को जागरूक करना। समझ पाए ना? कोई समस्या आती तो सबसे पहले जागरूक होना जरूरी, फिर उसका। तो क्या किया गया, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर के जो दिन का जो दिन है, इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाना है। ठीक। तो अगर हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें इसी में, ठीक, इससे पहले अगर देखा जाए कि 1987 से भी पहले हम लोग थोड़ा बात कर लें, तो बात है 1985, ठीक, 1985 की, 1985 की, ठीक। और 1985 में अगर हम लोग बात करें तो वियना का नाम सुना होगा, जब आपको यूरोप पढ़ाया गया था वहां पर बताया गया था कि वियना राजधानी किसकी है, ऑस्ट्रिया की। और वियना में आपको बताया गया था कि ओपेक का हेडक्वार्टर है, ठीक, जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर। और दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल हुआ, सम्मेलन कहेंगे, तो इसी को हम लोग वियना सम्मेलन कहते हैं। क्लियर है। तो जो ये वियना सम्मेलन है, ये भी किससे संबंधित था, ठीक, तो ये भी क्या है, धरती में जो है वैश्विक तापमान जो बड़ी तेजी से फैल रहा था, बढ़ रहा था, उसके कंट्रोल के लिए था। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली बात तो ओजोन की हो गई ना, क्योंकि वो भी टेम्परेचर बढ़ा रही है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, ये जितने भी आपको सम्मेलन, इसके बारे में एक अलग से वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए बस केवल समझ लेंगे क्या है। और फिर इसके बाद है, अगर हम लोग बात करें 1992 की, तो सभी जानते हैं पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की जो समस्या थी, तो यहाँ पर आता है रियो डी जेनेरियो, ठीक, ये ब्राजील में, ये यूरोप में था, ऑस्ट्रिया में था, ठीक। और मॉन्ट्रियल कहाँ था, वो कनाडा में था। और ये कहाँ पर है, ब्राजील में। कहाँ पर है, ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो, ठीक। यहाँ पर भी ये धरती के लिए जो है सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग और इससे निपटने के लिए मनाया गया, ठीक। तो ये सारी बात अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो किसके संबंधित थे, सब पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन थे, इनमें हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो आपको यहाँ से ये केवल समझना है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में कि बताइए जब सीएफसी ओजोन से रिएक्ट करती है तो सबसे ज्यादा रिलीज कौन करती है, तो वहां सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पर फ्लोरीन को रिलीज करेगी। क्लियर, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए परसेंटेज में, पर घनत्व की अगर बात किया जाए, तो उसी में नाम आता है फ्लोरीन का। वहां पर फ्लोराइड्स करके ऑप्शन में था, तो आप फ्लोराइड्स फर्स्ट पर करेंगे और ये सेकंड पे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अदर जो है इसमें सोर्सेस भी शामिल हैं, इसी वजह से परसेंट में यहाँ पर थोड़ा
कंफ्यूजन बना रहता है कि अदर सोर्सेज जैसे वाहन व्हीकल्स ये भी कारखाने, इसलिए तो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड गैस रिलीज होती है, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरे नंबर पर क्लोरीन आती है। क्लियर? इस तरह से ऑप्शन में अगर जो रहता है तो आप फ्लोराइड को पहला और फिर उसको ठीक समझेंगे ये सारी चीज़ें। तो जो ओजोन परत किस दिवस को मनाया जाता है, कौन कौन से इससे प्रोटोकॉल संबंधित थे, ठीक, और जो है इससे क्या इसके जो है नुकसान है, और ठीक, तो इन सारी बातों पर हम लोगों ने बात किया। और आपको बस ये आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, नोट्स बना लेंगे और आई होप 1 नंबर आपका इस टॉपिक से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।